नमस्कार साथियों। दोस्तों आज हम बात करेंगे केसीसी लोन की पूरी जानकारी के बारे में। मैंने कल एक वीडियो आपके साथ शेयर किया था जिसमें मैंने थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दी थी, लेकिन लोगों की बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे इसकी पात्रता क्या है, इसमें कौन कौन से कागज लगेंगे, क्या नए नियम है, कितने प्रतिशत का ब्याज देना होगा, पहले से अगर लोन चल रहा है तो क्या नया लोन ले सकते हैं, यदि घर में किसी एक व्यक्ति के नाम पे लोन है तो क्या दूसरा व्यक्ति लोन ले सकता है, और ऐसे तमाम सवालों का जवाब हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। दोस्तों इस सारे सवालों का जवाब मैंने लिखित तौर पे दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए केसीसी लोन, जिसे किसान क्रेडिट कार्ड कह सकते हैं। आप सभी को पता है कि किसानों को ये सुविधा सरकार के द्वारा मिल रही है। केसीसी लोन कौन कौन ले सकता है, इसकी पात्रता क्या होती है, सबसे पहले उसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों जिसके पास यदि कृषि योग्य भूमि है तो वो इस लोन को ले सकता है। आप भले ही उसमें खेती नहीं करते, लेकिन अगर आपके पास जमीन है तो आप उस जमीन पे लोन ले सकते हैं। ठीक है, पहले से लोन ना लिया गया हो उस जमीन में, ये सेकंड कंडीशन है। मतलब अगर आपने कहीं पे भी लोन उस जमीन से नहीं लिया है तो आपको ये लोन मिल जाएगा। आपका सिविल स्कोर कम से कम 675 से ज़्यादा होना चाहिए। वैसे अगर कोई लोन आप देखोगे तो वहाँ पे सिविल स्कोर जो चेक किया जाता है वो 750 के लगभग होना चाहिए, लेकिन इस लोन में आपका 675 अगर सिविल स्कोर आया है तो आपको आसानी से लोन मिल जाता है। लेकिन यदि 675 से कम है तो फिर आपको थोड़ी सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ध्यान रखें, इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट कागज भी चाहिए होंगे। तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन का जवाब देते हैं, क्या क्या कागज चाहिए। तो दोस्तों उसमें सबसे इम्पोर्टेंट काम जो डॉक्यूमेंट है वो है भूमि की खतौनी। जी हाँ, जिसमें भूमि का समस्त विवरण रहता है। इसकी प्रमाणित कॉपी चाहिए होती है। ये कॉपी आप तहसील से निकलवा सकते हैं। ठीक है, दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है खसरा, जिसे आप पटवारी या लेखपाल द्वारा बनवाते हैं। वो लिखित तौर पे बनाते हैं कि आपके पास कितनी भूमि है और उस पर आप कौन कौन सी फसलों को उगाते हैं, तो उसका विवरण यहाँ पे लिखा रहता है। ठीक, उसके साथ साथ आपको 10 रुपए का हेल्पनामा या एफिडेविट बनवाना होता है, जिसमें आप ये कहते हैं कि मेरी भूमि इतनी है, मैं उसमें ये फसलें उगाता हूँ, आज से पहले मैंने इस भूमि पे कोई भी कर्ज या लोन नहीं लिया हुआ है, मेरी भूमि स्वच्छ है। ठीक है, मैं यहाँ पे जो भी केसीसी लोन के नियम है उसको पालन करूंगा, और आपको ये जमा करना होगा बैंक में। इसके बाद केवाईसी के लिए आपका आधार और आपका पैन कार्ड, साथ ही साथ 2 फोटो लगेंगी आपकी। ठीक है, पहले से ही जिस भी बैंक में आप ये ले जा रहे हो, ठीक है, आपके आसपास का जो भी बैंक है, सभी बैंकों में ये सुविधा है, तो आप अपने आसपास के जो भी बैंक में ले जा रहे हैं वहाँ पे पहले से ही आपका सेविंग खाता होना चाहिए। यदि नहीं है तो आपको खुलवाना पड़ेगा। ध्यान रखिए, ये जो सुविधा है आप पोस्ट ऑफिस से भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आप केसीसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं पोस्ट ऑफिस में भी। आप अपने आसपास के किसी भी बैंक, कोई भी ग्रामीण बैंक हो या फिर कोई भी प्राइवेट बैंक हो, सरकारी बैंक हो, आप वहाँ पे जाकर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद आपको 12 साल बनवाना होगा। मतलब ये सारी डॉक्यूमेंट्स आपको किसे देने हैं, बैंक के लोन ऑफिसर को, जो केसीसी की प्रोसेस देखते हैं। वो आपसे सारे डॉक्यूमेंट ले लेंगे। उसके बाद वो पैनल एडवोकेट को ये सारे डॉक्यूमेंट देंगे। हर बैंक का होता है ये। ठीक, अब वो जो एडवोकेट होगा वो 12 साल बनवाएगा। मतलब आप पिछले 12 सालों का विवरण, कि आपकी भूमि पे कोई कर्ज तो नहीं है, आपकी भूमि में कोई दिक्कत तो नहीं है, वो सारा विवरण वो बनाएगा। इसके लिए आपको एक छोटी अमाउंट भी पे करनी होती है, जो कि 1000 से 2000 के लगभग होता है। ये आप चाहें तो उन बैंक ऑफिसरों को भी दे सकते हैं, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जब आपका लोन पास हो जाए तो उससे वो डिडक्ट कर लें। तो आपके पास 2 कंडीशन होती हैं, आपको जैसा सुटेबल लगे आप वैसा कर सकते हैं। ये तो थी कि कौन कौन पात्रता रखता है और क्या क्या कागज चाहिए। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना लोन मिलेगा या मिल सकता है। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि केसीसी की जो लिमिट थी वो 3 लाख थी, लेकिन अभी हाल ही में 1 फरवरी 2025 को जब बजट लॉन्च किया गया तो इसकी लिमिट 3 से 5 लाख तक कर दी गई, जो कि 5 सालों के लिए होता है। ठीक, तो आप ये लोन ले सकते हैं। अब इसमें एक और सवाल, ब्याज कितना लगेगा, कितने लोन पे कितना ब्याज लगता है, इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन यहीं पे होता है। देखिए 3 लाख में आपको 7% का सालाना ब्याज लगता है। ठीक है, 3 लाख तक का। अगर आप इस 3 लाख के अमाउंट को 1 साल में जमा कर देते हो विथ इंटरेस्ट, मतलब विथ ब्याज, तो आपको 3% की सब्सिडी भी मिलती है। ठीक है, यहाँ पे आपको 3% की सब्सिडी देखने को मिलती है। अब आपको 3% छोड़ के सिर्फ 4% का ही यहाँ पे ब्याज देना होगा।
ठीक है। तो ये तब लागू होगा जब 1 वर्षों में आप पैसा जमा करते हैं। यदि 1 वर्ष से ज़्यादा समय लेते हैं तो फिर आपको 7% सालाना इंटरेस्ट रेट के हिसाब से ही ब्याज देना पड़ेगा। क्लियर। उसके बाद यदि किसी ने 5 लाख लोन लिया है तो दोस्तों, यदि किसी ने 5 लाख लोन ले रखा है पहले से ही, तो उस पर जो ब्याज दर लागू होंगी उसे जरा ध्यान से समझिएगा। जो आपने 3 लाख रुपए रखे हैं वो सब्सिडी अमाउंट की मिनिमम अमाउंट है, तो उसमें आपको 7% का ही ब्याज देना होगा, जिसमें यदि आप इस अमाउंट को 1 साल में जमा करते हैं तो आपको 3% की सब्सिडी मिल जाती है। आपका जो ब्याज लगेगा वो सिर्फ 4% ही लगेगा। ठीक। लेकिन जो बकाया 2 लाख हैं उसमें आपको 10.5% से लेके 12.5% तक का आपको ब्याज लगता है। अब दोस्तों 2 लाख में आपको कोई भी सब्सिडी नहीं देखने को मिलती। आप यदि 1 साल के भीतर ही 2 लाख को जमा करते हैं तो आपको 10.5% के हिसाब से इंटरेस्ट रेट लगेगा, और यदि आप 1 साल से ज़्यादा समय लेते हैं तो आपको ये 12.5% तक ब्याज लग सकता है। ठीक। तो अब आपके दिमाग में आएगा कि हमने तो सुना है कि सरकार ने 5 लाख तक के लोन के लिए 7% सालाना ब्याज कर दिया है, वो कब से लागू होगा? जी हाँ दोस्तों, ये एक अहम सवाल है। तो चलिए अब हम उसी के बारे में जानकारी देते हैं। दोस्तों जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 4% का ब्याज कब मिलेगा? तो 5 लाख में 7% का वार्षिक ब्याज की जो शुरुआत है वो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में लागू होगा। और ये लागू कब से होगा दोस्तों? 1 अप्रैल 2025 से। जी हाँ, आपको भी पता होगा कि जो फाइनेंशियल ईयर है वो मार्च 31 में क्लोज होता है, मतलब 31 मार्च में क्लोज होता है। तो जो नया वार्षिक ईयर आएगा या नया वार्षिक साल आएगा वो 2025 और 26 में जो व्यक्ति 5 लाख तक का लोन लेगा फिर उसमें उसे 7% तक का ब्याज देना होगा। ठीक। अब इसमें भी वही कंडीशन लागू होती है जो कि पुराने 3 लाख में लागू हो रही थी। यदि आप 1 साल के भीतर ये सारा पैसा चुकता कर देते हैं तो आपको 3% की सब्सिडी मिल जाएगी और आपको सिर्फ 4% ही यहाँ पे ब्याज पे करना पड़ेगा। लेकिन यदि आप 1 साल में ये नहीं कंप्लीट कर पाते हैं तो फिर आपको 7% का ही ब्याज देना होगा। लेकिन अगर अभी आपका 5 लाख का लोन है ऑलरेडी तो आपको अभी आपको 3 लाख में 7% का और 2 लाख में आपको 10.5% का ही ब्याज देना होगा। ठीक है। ये नया ब्याज दर लागू होगा 1 अप्रैल 2025 से, इसे ध्यान रखना। यानी 1 अप्रैल 2025 से जो भी किसान भाई 5 लाख का लोन लेगा उसमें उसे 7% का ब्याज देना होगा। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब एक अहम सवाल कि 1 एकड़ जमीन में कितना लोन मिलता है, चलिए उसके बारे में भी हम आपको जानकारी दे दें। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है इस बात में कि हमारे पास इतनी ज़मीन है, हमें कितना लोन मिल सकता है। दोस्तों आपको बता दूं, ये जो स्कीम है उसमें जो आपको लोन की वैल्यू या अमाउंट मिलती है वो आपकी ज़मीन पे नहीं मिलती, बल्कि ज़मीन में उगाई जाने वाली फसलों की लागत पे मिलती है। जी हाँ, अगर आप ये सोचो कि आपकी ज़मीन हाईवे रोड के बगल में है या फिर आपकी ज़मीन एक ऐसे एरिया में है जहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया है और आप सोचो कि ज़मीन की वैल्यू तो बहुत ज़्यादा है, तो क्या आपको ज़्यादा लोन मिलेगा? ऐसा नहीं है। आपकी ज़मीन पे आपको लोन नहीं दिया जाता, बल्कि ज़मीन में कितनी लागत की फसल उगाई जाती है उस आधार पर आपके लोन को निर्धारित किया जाता है। ठीक। हर बैंक में दोस्तों में जो भी फसलें उगाई जाती हैं तो उसका सालाना लागत लिखा जाता है। अब जैसे मान लीजिए आप मध्य प्रदेश में हैं, मध्य प्रदेश के आप रीवा जिले में हैं। अब रीवा जिले में जो फसलों की लागत है वो हर बैंक में उसका लेखा जोखा होगा। ठीक है। के खेत में आप क्या उगाते हैं? धान उगाते हैं। ठीक। तो धान की जो लागत बैंक में होगी वही उसी हिसाब से आपको यहाँ पे लोन मिलेगा। समझ में आ गई बात? आई थी कि जो आप खेतों में खेती करते हो, जो भी फसल उगाते हो उसके लागत के अनुसार, यानी आप कम लागत की फसल उगाते हो या ज्यादा लागत की फसल उगाते हो, उसके आधार पर ही आपको लोन निर्धारित किया जाता है। ठीक है। हर बैंक में उस क्षेत्र में उगाई जाने वाली फसलों का लेखा जोखा होता है, जिसके आधार पर ही वो आपको क्या देते हैं? लोन देते हैं। ओके। अब एक उदाहरण के लिए, यदि बैंक में धान की लागत 63,000 है और आप अपनी फसल में भी धान उगाते हैं और आप उस लागत पे यानी धान के लिए आप लोन लेना चाहते हैं तो आपको 63,000 ही मिलेगा। ठीक है। आप ये सोचो कि 80,000 मिले, तो ऐसा नहीं है। हाँ, अगर आप मान लीजिए ज्यादा लागत की फसल उगाते हैं, सपोज आप आलू उगाते हैं, टमाटर उगाते हैं, तब फिर आपको ज्यादा लोन मिल सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यदि आप अपने खेतों में ज्यादा लागत वाली फसल को उगाते हैं तो आपको ज्यादा लोन मिलेगा, कम लागत वाली फसल उगाएंगे तो आपको कम लागत मिलेगा।
इसीलिए अक्सर खसरा में मेंशन करवा देते हैं लोग कि हम 2 फसल उगा रहे हैं या 3 फसल उगा रहे हैं। अब वो जो फसल होती है वो ज्यादा लागत की है या कम लागत की है, उसी के आधार पर आपका लोन डिसाइड होता है। ठीक है, अब यदि आपके खसरे में 3 फसलें लिखी हैं, ठीक है, आपने पटवारी जी से लिखवाया कि हाँ हम अपने फसल में 3 तरह की फसलें उगाते हैं खेतों में, एक बार आप धान उगाते हो, दूसरी बार आप गेहूं उगाते हो, लेकिन तीसरी बार आप क्या उगाते हो, आलू उगा लेते हो, तो उस आधार पर आपको कितना लोन मिलेगा। चलिए कैलकुलेशन देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि एक बार अगर आप धान की खेती करते हो तो बैंक में जो लागत लिखी है धान की वो 63,000 है सपोज, तो आपको 63,000 मिलेगा धान का। गेहूं की खेती करते हो और बैंक में गेहूं की खेती का लागत लिखा हुआ है 62,000, तो आपको 62,000 मिलेगा। लेकिन अगर आप आलू की खेती करते हो, ठीक है, तीसरे बार में आप आलू की खेती करते हो और बैंक में उसका 1,20,000 लागत लिखा है, तो आपको 1,20,000 आलू की खेती का मिलेगा। अब अगर हम इन तीनों को जोड़ दें तो यहाँ पे जो आपको टोटल अमाउंट देखने को मिलेगा वो मिलेगा 2,45,000 का। अब ये सिर्फ 2,45,000 ही नहीं मिलेगा, बल्कि आपको 10% राख रखाव के लिए मिलता है। मतलब कि भाई खेत में जो भी फसल उगाई जा रही है उसमें दवाई छिड़काना है, वो खराब ना हो, उसके लिए आपकी अमाउंट है टोटल, उसका 10% और आपको मिलता है। तो 2,45,000 का 10% होता है 24,500 रुपए। ठीक है, और 20% आपके खर्च के लिए मिलता है। भाई जो भी किसान है वो डिपेंडेंट है खेती पे, तो उसका घर खर्च कैसे चलेगा, तो उसके लिए बैंक क्या करती है, 20% एक्स्ट्रा आपको देती है। तो ये जो 30% है वो आपको एक्स्ट्रा अमाउंट मिलता है इस अमाउंट के साथ। ठीक है, तो अब हम इन तीनों अमाउंट को यानी 2,45,000, 24,500 और 20% के हिसाब से 49,000 को ऐड करेंगे तो अब देखेंगे कि आपको कितना लोन मिलेगा। जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो यहाँ पे देख सकते हो 3,18,500 रुपए का आपका लोन राशि तैयार हुई। ठीक, जो कि आपके KCC अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी। अब मान लीजिए आपको 2 लाख की ही जरूरत है, आपको इतने अमाउंट की जरूरत नहीं है, तो आप अपने KCC अकाउंट से सिर्फ 2 लाख ही यूज कर सकते हैं। बकाया का राशि आपके उसी अकाउंट में जमा रहेगा। आपका जो ब्याज लगेगा, आप जितना पैसा खर्च करेंगे यानी विड्रॉ करेंगे सिर्फ उतने में ही ब्याज लगेगा। सपोज आपके KCC अकाउंट में 3,18,500 रुपए क्रेडिट किए गए बैंक की तरफ से और आपने सिर्फ 2 लाख रुपए ही निकाले, तो आपका जो ब्याज लगेगा वो सिर्फ 2 लाख रुपए का ही लगेगा। ठीक है, इस दौरान मान लीजिए आपने 2 लाख रुपए जो निकाले हैं वो आपके पास थोड़ा बहुत पैसा हो जाता है, थोड़ा थोड़ा करके आप जमा भी करते जाते हैं, तब फिर आपका जो ब्याज है ना वो भी कम होता जाएगा। मतलब जितना पैसा जमा होता जाएगा, जो बकाया राशि होगी सिर्फ उसका ही इंटरेस्ट आपको देना होगा। ठीक है, तो जितना पैसा आप यूज करेंगे उसका ही आपको ब्याज देना है। समझ गए, ये पूरे का ब्याज देने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर आप पूरा पैसा यूज करते हैं तब फिर आपको पूरे पैसे का यहाँ पे ब्याज देना होगा। क्लियर हो गया। आप इस खाते को सेविंग खाते के जैसे यूज कर सकते हैं। मतलब आपका जब भी जरूरत पड़े आप पैसे निकाल सकते हैं और जब भी जरूरत पड़े आप पैसे जमा भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक और सवाल, यदि पहले से लोन लिया है, मान लीजिए माँ के नाम पे है या पिता के नाम पे है, तो क्या बेटा अपने नाम से लोन ले सकता है उसी जमीन पे? तो बिल्कुल नहीं दोस्तों। जिस जमीन का आपने खसरा दिया, खतौनी दिया, तो उसकी डिटेल तो ऑलरेडी बैंक के पास जा चुकी है। तो यदि अभी तक आपने उसकी किस्तें जमा नहीं करी हैं, प्रॉपर तरीके से लोन क्लोज नहीं हुआ, तो आप उस जमीन पे दोबारा लोन नहीं ले सकते। ठीक है, हाँ ये बात सही है कि यदि आपने सब कुछ प्रॉपर तरीके से मैनेज करके जमा कर दिया है तो फिर आप एक बार ये प्रोसेस करवा सकते हो। क्लियर, ओके। अब बहुत से ऐसे किसान भाई बंधु होते हैं जिसके पास अमाउंट नहीं होता जितना लोन अमाउंट आया है, तो क्या वो सिर्फ ब्याज देकर मतलब अपने लोन को रिन्यू करा सकते हैं? तो नहीं दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है यदि 1 साल में सिर्फ ब्याज दे दे तो क्या छूट मिलेगी? क्या हमें 3% की सब्सिडी मिलेगी? जी नहीं। जो सब्सिडी की कंडीशन है वो कंडीशन ये है कि आपने जो भी लोन अमाउंट ली है, ठीक है, और जो आपका ब्याज अमाउंट है, ठीक है, आप इन दोनों को यदि 1 साल में जमा करते हो, ठीक, तो ही आपको 3% का लाभ मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये थी दोस्तों पूरी डिटेल KCC लोन की। इसके अलावा भी यदि आपके दिमाग में कोई और सवाल है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपके लिए जरा सा भी इंफॉर्मेटिव वीडियो लगा हो तो आप इस वीडियो को कम से कम 4-5 दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। ऐसे बहुत से सवाल उनके दिमाग में भी चल रहे होंगे। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू दोस्तों।